आप लोगों को हम बता रहे थे ओत्व संधि। ओत्व संधि में दो सूत्र आते हैं। पहला है अतोरो रपलो दालुप्ते, जिसका ज्ञान आपको हम करते हैं। अब ओत्व संधि का दूसरा सूत्र है हर्ष च। हसी च सूत्र के अनुसार यदि अ के बाद रू हो, क्या हो? रू हो। ह के बाद रू हो। यदि अ के बाद रू हो और रू के बाद यानी इस रू के बाद हस हो तो हस प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं? तो हस प्रत्याहार के अंतर्गत वर्गों का तीसरा, चौथा, वर्गों का तीसरा, चौथा और पांचवा। इसके बाद य र ल व ह, य र ल व ह में से कोई वर्ण आता है तो इनमें से यदि कोई वर्ण आता है तो केवल आपका रू के स्थान पर ऊ हो जाता है। क्या हो जाता है? इस रू के स्थान पर ऊ हो जाता है और ऊ मिलकर ओ हो जाता है। क्या हो जाता है? ओ हो जाता है। यानी कहने का मतलब यह है कि अतोरो रपलो दालुप्ते सूत्र के अनुसार आपका यह पहला शब्द है और यह आपका दूसरा शब्द है। यानी प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण विसर्ग हो, क्या हो? अकरांत यानी अ स्वर के साथ विसर्ग हो। और यहाँ पर दूसरे शब्द का पहला वर्ण केवल अ हो तो इस विसर्ग का रू हो जाता है और रू में र का लोप हो जाता है और बच जाता है ऊ। और यहाँ पर जो अ है वह अ और ओ मिलकर के आपका ओ हो जाता है गुण संधि के अनुसार। और दूसरे शब्द का पहला वर्ण यदि केवल आपका अ होता है तो अ के स्थान पर पूर्व रूप हो जाता है, अर्थात वहाँ पर अ की जगह पर अंग्रेजी में यस लिख देते हैं। लेकिन हसे च सूत्र के अनुसार यहाँ पर अ नहीं होता है, यानी दूसरे शब्द के पहला वर्ण अ नहीं होता है,
बल्कि हस प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाला वर्गों का तीसरा, चौथा, पांचवा अथवा य र ल व ह में से कोई वर्ण होता है तो इस रू का ऊ हो जाता है और यह ऊ और अ मिलकर गुण संधि के अनुसार ओ हो जाता है। चूंकि आपका यहाँ पर अ नहीं है इसलिए इसमें पूर्व रूप संधि नहीं हो पाती है। जैसे आप कोई उदाहरण से देखिए, पहला है रामः नमति, रामः नमति। यहाँ देखिए रामः में म में अ है और अ के बाद आपका विसर्ग है, तो इस विसर्ग के स्थान पर आपका क्या हो जाएगा? रू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रू। क्यों? कि यहाँ पर न है। क्या है? न। तो थो दो धो न यानी तवर्ग का पांचवा वर्ण है, तो इस विसर्ग का क्या हो गया? रू हो गया। और रू में इस र का लोप हो जाता है और बच जाएगा आपका ऊ। क्या बच जाएगा? ऊ। और इस राम में अ स्वर है और यह अ स्वर और ओ मिलकर के ओ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। अर्थात इस राम में ओ की मात्रा लग जाएगी और हो जाएगा रामो नमति। क्या हो गया? रामो नमति। ठीक इसी प्रकार से अगला उदाहरण देखिए, रामः हसते, रामः हसते। अब देखिए राम म में अ स्वर है और अ स्वर के बाद आपका विसर्ग आया है, तो और दूसरे शब्द का पहला वर्ण क्या है? ह। तो इस विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा? रू। क्या होगा? रू। और उस रू में र का लोप हो जाएगा तो क्या बच जाएगा? रा मधन ऊ। क्या बच जाएगा? राम धन ऊ। और यहाँ पर क्या है? हसते। क्या है? हसते। अब इस म का में अ स्वर है और यहाँ अ स्वर के बाद ऊ आ गया है, तो गुण संधि के अनुसार ओ हो जाएगा। अर्थात राम में ओ की मात्रा हो जाएगी और यह आपका हो जाएगा रामो हसति। समझ रहे हैं कि क्या हो जाएगा? रामो हसति। एक और उदाहरण देखिए, शिवो बंदः, शिवः बंद्यः। आप देख रहे हैं व में अ स्वर है और अ स्वर के बाद विसर्ग है, तो और दूसरे शब्द का पहला वर्ण व है, तो इस विसर्ग का रू हो जाएगा। क्या होगा? रू। और इस रू में र का लोप हो जाएगा और क्या बच जाएगा? ऊ। यह हो गया शिव धन ऊ धन वंद्य। ध्यान रहे यहाँ पर व में अ है और
अ के बाद उ है, तो गुण संधि के अनुसार आपका अ और ओ मिलकर के ओ हो जाता है। अर्थात यहाँ पर व में ओ की मात्रा हो जाएगी सी ओ बंध्य। एक और उदाहरण देखिए। मृगः धावति। मृगः धावति। मृग शब्द में अंत में गौ है। क्या है? गौ है। और गौ में अ स्वर है और इस अ स्वर के बाद विसर्ग लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? विसर्ग लगा हुआ है। और इस विसर्ग के बाद आपका है धावती, यानी क्या है? धौ है। धौ जो है तो थो दो धौ, यानी त वर्ग का चौथा वर्ण है। कौन सा वर्ण है? चौथा वर्ण है। तो इस विसर्ग का रू हो जाता है। क्या होगा? रू। और इस रू में र का लोप हो जाएगा, तो बच जाएगा आपका क्या? ऊ, यानी मृग धन ऊ धन धावती। अब ग का अ और यह ऊ दोनों मिलकर के ओ हो जाएगा। क्या होगा? ओ। तो यह हो जाएगा गौ में ओ की मात्रा होगी और यह होगा मृगो धावती। अब हमें उम्मीद है कि आप ह से च सूत्र को समझ गए हैं और इस सूत्र के अनुसार आपका मुख्य रूप से यानी कोर्स का संधि समाप्त हो गई। अब आपको नया चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं और यह नया चैप्टर जो है आपका समास है। क्या है? समास। समास। समास किसे कहते हैं? समास का मतलब होता है, ठीक समास जो है संधि की तरह ही है। संधि में होता है दो शब्दों के वर्णों को मेल को हम संधि कहते हैं। यानी दो शब्दों के वर्ण, यानी प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण यदि मिल जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? संधि। लेकिन समास की परिभाषा यह होती है
कि जब दो या दो से अधिक पदों में, जब दो या दो से अधिक पदों में प्रथम पद की विभक्ति का लोप होकर, प्रथम पद की विभक्ति का लोप होकर एक शब्द बन जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं। क्या कहते हैं? समास कहते हैं। कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं, जैसे कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं जिन शब्द में समास भी होता है और संधि भी होता है। जैसे हिमालय, क्या है? हिमालय। हिमालय का मतलब, इसका हम संधि विच्छेद भी कर सकते हैं और समास भी लिख सकते हैं। संधि भी कर सकते हैं और समास भी लिख सकते हैं। लेकिन इस हिमालय का हम संधि कर देंगे तो यह हो जाएगा हिम धन आलय। यानी दोनों शब्दों को यदि हम अलग कर दिए तो क्या हो गया? हिम धन आलय, यानी दीर्घ संधि हो गई। लेकिन यदि हम हिमालय का समास विग्रह करना है तो इसका हिंदी में होगा हिम माने बर्फ और आलय माने घर, यानी हिम का घर, हिम का आलय। क्या हो गया? हिम का आलय। और आप लोग जानते हैं, या तो हिंदी में हो गया हिम का घर, लेकिन संस्कृत में इसका विग्रह कैसे करेंगे? आपका शब्द क्या बन गया हिंदी में? हिम का आलय। यानी हिम के बाद क्या शब्द आया है? का। और का चिन्ह जो है किस विभक्ति का है? किस विभक्ति का है? षष्ठी। का के की रा रे री। और खस तो हम हिम में षष्ठी विभक्ति लगा देंगे। हिम में षष्ठी विभक्ति लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? हिमस्य। क्या हो जाएगा? हिमस्य आलय। तो हिमालय का हिंदी में हो गया हिम का घर आलय और संस्कृत में हो गया हिमस्य आलय। तो यह हो गया। लेकिन यदि आपका है पाद खंजः, अब पाद खंजः ऐसा शब्द है कि इसमें संधि नहीं है। क्या है? इसमें संधि नहीं है, यानी दोनों शब्दों को ज्यों का त्यों रख दिया गया है। लेकिन इसमें समास है, तो इसमें समास है तो इसका हम विग्रह करना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा? पाद माने पैर और खंजा माने लंगड़ा, यानी पैर से लंगड़ा। या अर्थात इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं पैर के द्वारा लंगड़ा। ये तो आपका हिंदी में हो गया। लेकिन से के द्वारा, यानी इसका हिंदी में हो गया पाद से खंजा। अब यह से जो है किसी व्यक्ति का रूप है, किसी व्यक्ति का चिन्ह है, यानी तृतीया विभक्ति का। किसी व्यक्ति का है? तृतीया विभक्ति का। तो परिणाम स्वरूप इस पाद में हम तृतीया विभक्ति लगा देंगे। कौन सी विभक्ति लगाएंगे? तृतीया। यह हो जाएगा पादेन खंजः। तो
इसमें देख लिया आपने कि जो हम एक में मिला था तो या विभक्तियों का लोप करके मिला था, या एक में मिला था तो प्रथम पद की विभक्तियों का लोप हो गया था, यानी समास हो गया था, और उन शब्दों में विभक्ति लगा दिया गया है। जैसे हिमस्य आलय हो गया, पादेन खंजा हो गया, तो लगा करके लिख दिया गया है, तो उसे हम क्या कहेंगे? समास विग्रह। क्या कहेंगे? समास विग्रह। यानी समास विग्रह का मतलब हो गया कि प्रथम शब्द में विभक्तियों को लगा करके अलग अलग कर देना ही समास विग्रह कहलाता है। समास में कम से कम दो पद होते हैं। कम से कम कितने पद होते हैं? दो पद। तो पहला पद को हम कहते हैं पूर्व पद। पहला पद को कहते हैं पूर्व पद, और दूसरे पद को हम कहते हैं उत्तर पद। क्या कहते हैं? उत्तर पद। और पूर्व पद और उत्तर पद मिलकर के जो एक शब्द बन जाता है, पूर्व पद और उत्तर पद जब मिल करके एक शब्द बन जाता है तो उसे हम कहते हैं समस्त पद। क्या कहते हैं? समस्त पद। किसी समास में पूर्व पद की प्रधानता होती है, तो किसी में उत्तर पद की प्रधानता होती है, तो किसी में दोनों पद की प्रधानता होती है, तो किसी में अन्य पद की भी प्रधानता होती है। यानी कहने का मतलब कि समस्त पद में किसी में जो है पूर्व पद की प्रधानता होती है, तो किसी में जो है उत्तर पद की प्रधानता होती है, तो किसी में दोनों पद की प्रधानता होती है, तो किसी में न पहला पद न दूसरा पद और न दोनों पद, यानी किसी अन्य पद की प्रधानता होती है। तो यह होता है आपका समास। पदों की प्रधानता को देखते हुए, पदों की प्रधानता को देखते हुए मुख्य रूप से आपका समास जो है चार प्रकार के होते हैं। मुख्य समास जो है चार प्रकार के होते हैं, लेकिन पदों की प्रधानता को देखते हुए समास तो 6 प्रकार के होते हैं। समास के कितने प्रकार होते हैं? 6। लेकिन पदों की प्रधानता को देख करके जो है आपका समास 4 प्रकार का होता है। जैसे पहला है अव्ययी भाव समास। अब इसमें कौन सा पद प्रधान होता है? तो पहला पद प्रधान होता है। पहला है अव्ययी भाव समास। इसमें पहला पद प्रधान होता है। दूसरा है तत्पुरुष समास। इसमें दूसरा पद प्रधान होता है। और तीसरा है द्वंद्व समास। इसमें दोनों पद प्रधान होता है। और चौथा है बहुव्रीहि समास। इसमें अन्य पद प्रधान होता है। इस प्रकार से आपने देख लिया। बंद कर दें, रुक जाइए एक मिनट, कि आपका अव्ययी भाव समास में पहला पद प्रधान हुआ,
तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान हुआ, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान हुआ और बहुव्रीहि में अन्य पद प्रधान हुआ। लेकिन आपको हमने बताया है कि समास जो है 6 प्रकार के होते हैं। तो बच गया क्या? कर्मधारय समास और द्विगु समास। तो कर्मधारय तत्पुरुष समास का भेद होता है, कर्मधारय तत्पुरुष समास का भेद होता है, और द्विगु समास कर्मधारय का भेद होता है। यानी कर्मधारय तत्पुरुष समास का भेद होता है और द्विगु जो है उस कर्मधारय का भेद होता है। इस प्रकार से पूरे समास की संख्या 6 है। यानी यहां पर आपका कर्मधारय, समास और 6वां द्विगु समास। यानी कर्मधारय जो है तत्पुरुष का भेद होता है और द्विगु कर्मधारय का भेद होता है। समाप्त।